Hello students, in previous economics lecture, microeconomics lecture, we had understood the main topic of this, we can say microeconomics height or how, right? That is of price elasticity of demand, right? We had seen the different types of elasticity of demand. In that we had seen perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, and inelastic demand. Right? After that we had understood the measurement of price elasticity of demand. Right? कि उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है वो हमने देखा था. राइट, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसमें हमने मेथड्स देखी थी. राइट, टोटल आउटले मेथड. राइट, तो वो दो मेथड्स जो हमने देखी थी, उसके अलावा भी एक दो और मेथड्स हैं. राइट, ये दोनों मेथड में हमने इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर किया था, मेजर करने की कोशिश की थी. राइट, उसके अलावा भी दो मेथड्स हैं, जियोमेट्रिक मेथड्स में वो आती है, और वो है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड एंड सेकंड वन इज आर्क मेथड, ARC मेथड, आर्क मेथड. राइट, वो दोनों मेथड्स जो है वो समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. राइट, सो प्लीज कंसंट्रेट हियर. आपके बुक्स में दो तीन फिगर्स दिए गए हैं, कुछ फार्मूलास दिए गए हैं. अगर आप उसको कंसंट्रेट नहीं करोगे तो थोड़ा सा उसको चलेगा. यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस पे 100% आपका फोकस होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा. राइट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और साथ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है. राइट, तो फर्स्ट वन हम ले रहे हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड. पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कहना क्या चाहती है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अब तक की जो दो मेथड हमने समझी उसमें हमें इलास्टिसिटी मिलती थी, पर वो कैसे मिलती थी, ओवरऑल मिलती थी. राइट, अगर किसी फर्म को ये पता लगाना हो कि पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कितनी इलास्टिसिटी होती है, मतलब कितना रिस्पॉन्सिवनेस चेंजेस आते हैं, ये फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेगा. राइट, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है. राइट, कि से फॉर एग्जांपल ये प्राइस में ये डिमांड है, यहाँ जब ये प्राइस पे ये डिमांड है तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. चलो मान लेते हैं. राइट, अब मान लीजिए अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, तो एक नया पॉइंट क्रिएट होगा. जैसे ये पॉइंट सी क्रिएट हुआ है, वैसे कोई नया पॉइंट क्रिएट होगा. वो पॉइंट पे कितनी प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो जानना है, तो कैसे जानेंगे. राइट, सो द मेन पर्पस ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इज टू आइडेंटिफाई द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स. कि पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है ये जानना है, तो ये मेथड यूज कर सकते हैं. Right, so the main aim of point elasticity of demand is to identify the elasticity of demand at a particular points. Right, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है. ये एग्जांपल में क्या हमने दिखाया है कि ये प्राइस पे ये डिमांड है, OY is indicating the price, OX is indicating the demand. Then there is a curve, demand curve, which is sloping downward, right, from point A to point B, right? Okay. Now, if the price is at a particular level, it's indicating the point C. अगर price ये level पे point indicate C कर रही है, तो हमारी ये demand होगी. ये जनरली हमने लिया है, यहाँ पे कोई figures नहीं लिए हैं, right? तो point C पे ये demand है. Right. Then अगर उससे प्राइस जो है, अगर उससे प्राइस बढ़ेगी, if the price increases, then it similarly our demand will decreases. Right? मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ.
ये हमने सी पॉइंट ड्रॉ किया है, वैसे ही पॉइंट डी ड्रॉ कर सकते हैं हम इस तरीके से। वैसे ही यहाँ पे तो कोई ड्रॉ पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि ये तो एंड लेवल पे है, राइट। और वैसे ही पॉइंट ई पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये रहा आपका पॉइंट ई, राइट। तो ये आपकी कर्व जो बनेगी इस तरीके से बनेगी। अगर पॉइंट बी पे ये जो डिमांड है, ये डिमांड का एंड पॉइंट है, यहाँ पे अगर प्राइस ये है तो ऑब्वियसली कि ये जीरो होगी, इलास्टिसिटी इज जीरो, वी कैन नॉट मेजर, राइट। अगर आप किसी जीरो चीज के साथ अगर कोई भी प्राइस मल्टीप्लाई या कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट जीरो ही आएगा, राइट। सो दैट इज व्हाई it is equal to zero, right? Elasticity is E equal to zero, right? Then अगर C लेवल से थोड़ा नीचे है, राइट, ये लेवल पे है, प्राइस कम है, डिमांड ज्यादा है, then E is less than 1, right? तो हमें यहाँ पे ये चीज जानने को मिली कि E is less than 1। ये तो है ही हमारे पास पहले से E is equal to 1। Then अगर प्राइस इंक्रीज होती है फ्रॉम पॉइंट C to point D, then our demand will decrease, then E is greater than 1। और पॉइंट A पे तो कुछ है ही नहीं, ये डिमांड जो है वो जो है थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होता है तो इनफाइनाइट ऊपर के लेवल पे ही पूरा वो चला जाता है, राइट। सी, तो हमें यहाँ पे ये जानने को मिला है कि ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, राइट। यहाँ पे अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। पॉइंट ए टू पॉइंट सी को अपर सेगमेंट कहा जाता है और पॉइंट सी टू पॉइंट डी को लोअर सेगमेंट कहा जाता है। सेगमेंट मींस डिफरेंट पार्ट्स, राइट, डिफरेंट पार्ट्स, राइट। तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से हमें यही सिर्फ जानने को मिलता है दैट at different point there is a different elasticity of demand, so companies are using this method to identify the elasticity of demand at a particular points, right? Now arc method, arc method, here we have taken one tabular form example, right? point x ये point दिया गया है, ओके। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं, राइट। यहाँ पे हमने क्या देखा कि पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इलास्टिसिटी होती है, राइट, ये जानने के लिए पॉइंट मेथड यूज करते हैं। आर्क मेथड ये कहती है कि पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच कितनी इलास्टिसिटी है वो अगर मेजर करनी है तो ये मेथड यूज हो सकती है, राइट। सी, क्या कहना चाहती है आर्क मेथड? आर्क मेथड ये कहती है कि अगर हमें जानना है पॉइंट सी टू पॉइंट ई, इन दोनों के बीच में कितनी इलास्टिसिटी है, क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये अगर हमें जानना है तो आर्क मेथड यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है प्राइस डिमांड, ये हमने रेगुलर जो हम करते हैं प्राइस और डिमांड, OX is indicating demand, OY is indicating price, right? At the price of ₹10, for number of quantity demanded is 12, so 10 to 12, and at the price of ₹4 quantity demanded is 20, so 4 to 20, right? ये चीज करनी, ओके। तो यहाँ पे हमने एक डिमांड कर्व बना दी D to D1, ये हमने डिमांड कर्व ऐसी बना दी, राइट। तो ये एक पॉइंट को हमने नाम दे दिया x, दूसरे को नाम दे दिया y, दो पॉइंट हमने ले लिए। डायग्राम समझ में आ जाता है, ठीक है, डायग्राम देखने के लिए अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका जो है फॉर्मूला है वो लेवल पे हम चलते हैं, राइट। तो अब तक हम कौन सी ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय डिमांड, राइट। उससे हमें क्या मिलता है कि भाई 10/9 जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और 10/9 है, राइट। इन द सेम वे ये पॉइंट ये कैसे किया था फ्रॉम पॉइंट x टू y,
अगर y टू x है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको पहले बेस प्राइस में लेते हैं तो ये डिमांड होगी, अगर इसको बेस प्राइस में लेते हैं तो ये डिमांड होगी। तो दोनों को एक बार बेस प्राइस में लिया गया है। बेस प्राइस मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है वो, जो ओरिजिनल डिमांड है वो, राइट। तो एक बार दोनों को बेस प्राइस में लिया गया है, दोनों में अलग-अलग हमें रिजल्ट मिला है, एक में 10/9 है, एक में 4/15 है, राइट। तो एक लेस देन 1 है, एक ग्रेटर देन 1 है, राइट। ये देख लिया आपने। अब ये हमें जानना है कि दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है। लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 हमें समझ में आ गया, राइट। ये चीज यहां पे भी हमें जानने को मिल रही थी, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, यहां पे भी वो चीज लागू तो होगी, पर हमें ये जानना है कि इन दोनों के बीच में पॉइंट फ्रॉम पॉइंट x टू y, इन दोनों के बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो ये फॉर्मूला है q minus q1 divided by q plus q1, that is of quantity, right, divided by p minus p1, that is of price, p plus p1, right. It's very easy. So यहाँ पे 12 minus 20, 12 plus 20 divided by 10 minus 4, 10 plus 4, जो हमारा क्वांटिटी और प्राइस है वही फॉर्मूला पूरा यहाँ पे हमने रख दिया है। सो एट द एंड हमें ये जानने को मिलता है 7/12, राइट। हमें ये जानने को मिलता है 7/12। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 7/12, तो ऑब्वियस है कि ये माइनस लेस देन 1 में ही जाएगा, राइट। ये हमने लिया पॉइंट x टू y का, अगर y टू x का लोगे तो भी यही चीज होगा, x टू y का भी ये होगा, y टू x का भी यही चीज होगा, राइट। रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So by this way we can calculate the elasticity of demand between two points. The main aim of our method is to measure the elasticity of demand between two points, right? Okay. अब हमें explanation part में इसका सही यही चीज लिखनी है, right? Then OX is indicating the demand and OY is indicating the price, right? At the price level of ₹10, the demand quantity demanded is 12 number of units, right? So we can get point x at there. Point x हमें वहाँ पे मिलता है, right? At the price of ₹4, quantity demanded is 20 number of units, right? And we can get point y at there. So we can get our demand curve from D to D1 at indicating the points x and y, right? ये चीज हो गया, ये चार्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हमें क्या करेंगे, इलास्टिसिटी बिटवीन x एंड y सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन जो है ये नहीं लिखोगे तो थोड़ा सा कम कंटेंट जो है वो थोड़ा सा कम दिखेगा, राइट। तो ये पॉइंट अच्छा है, अगर आप देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ यही फॉर्मूला जो हम पहले सीख चुके हैं वही फॉर्मूला यूज करिए और आपके आंसर्स आ जाएंगे, राइट। सो आप ये भी लिख सकते हैं कि by this formula we can calculate that from point x to y, from point x by the base price of point x we are getting the result of greater than 1, and from point y we are getting the result of less than 1, right. So now if we want to measure the elasticity between from point x to y, we can use following formula q1, that is of quantity, and quantity 1 दोनों quantity ले लेना है, q minus q1 q plus 1। फॉर्मूला एकदम इजी है, सिर्फ प्रोडक्ट करना है, इसमें फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है, राइट। डिवाइडेड बाय p minus p1 डिवाइडेड बाय p plus p1, राइट। इट्स वेरी इजी। यहाँ पे डिवाइडेड में अगर आप इनटू में देखें तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, 14/6 हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट हमें ये मिलेगा, दैट 7/12, राइट। दैट इज द फाइनल रिजल्ट। तो हमें ये जानने को मिला है दैट इलास्टिसिटी बिटवीन फ्रॉम पॉइंट x एंड
why the elasticity is 7 by 12. Right? It's very easy, but little bit tricky only. So these are the methods to find out the elasticity at particular point and between the points. Right? One is point method, one is arc method. Okay, friends, the next topic is factors affecting to the price elasticity of demand. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इफेक्ट हो सकती है, कि जिसकी पॉसिबिलिटीज है कि उसकी वजह से हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट मिलना चाहिए, वो ना भी मिल पाए. Right. Some of the factors that can affect the price elasticity of demand, and because of that factor, we cannot measure the price elasticity of demand exactly. Right. These are the factors. First one is possibility of substitution. Right. As we had discussed so many times about the substitution products. Right. If people have so many options, and every option have some of the substitute products, right? Say for example, if I am hungry and I want to eat something food, right? I want to eat some snacks. If I want to eat wafers, and if wafers are not available, then I will purchase some other products like aloo sev or bhujia sev, whatever. Right. So in the market, substitutes are available, and each and every product have some kind of substitute products. Right. So if the substitute products price will decrease or increase, if the substitute products price will decrease, then the demand of that product will increase instead of whatever the product we are using. Right. So if I am using Dettol soap, right, and the price of Dettol soap will increase, then I will move forward to my substitute product, other soap, right? So because of these substitute products, we cannot measure price elasticity of demand exactly, right? So by this way, if we are measuring the price elasticity of demand for our product, if our price increase or decrease, then we can measure it. Right, but because of the substitute product, we cannot measure it exactly. Right, if our product's price is as it is, right, then the substitute product's price will decrease. Right, then also our demand will shift toward substitute products. Right, so at that point we cannot measure the elasticity of demand. Right. The second one is nature of product. Elasticity of demand, it depends on nature of products, right? Means किस टाइप का प्रोडक्ट है वो उस पे वो डिपेंड करता है. The first one is demand for necessary commodities. Necessary commodities means which we are required for regular life to survive. We need these things like food, right? Like grain, like wheat, right? So these are the things, and the price of these things does not affect the demand, because whatever the food we need on day-to-day basis, we require at that much quantity. Right? We will purchase that much quantity regularly. Right? Then we don't care about whatever the price will be. Yes, we can eliminate some of the things. Obviously, हम कुछ चीजें जो है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए. Say for example, a toast, right? If the price of toast will be higher, then we will shift our demand to other snacks like चलो हम खाखरा खा लेंगे, आज टोस्ट महंगा हो गया है तो हम वो अभी नहीं खाएंगे, राइट? ये चीजें हो सकती है. बट अगर हमें रोटी जितनी चाहिए जो मैंने पहले बताया था वो तो उतनी ही चाहिए. Then if we need whatever the roti or chapati, then we need to eat these things, right? उसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, right? So price of the necessary things will not affect demand very much, right? Yes, it is affect the demand, but it's very less, right? It will not affect that much,
right? The demand of luxury commodities, yes, it can affect the demand very much. The price of luxury goods like car, TV, fridge, washing machines, these are the goods prices can affect the demand highly, right? If the price of these commodities falls little bit, then the demand will extend, right? उसकी जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट? अगर उसकी प्राइस अगर हाई हो जाती है तो डिमांड एकदम से कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो चीज है वो लग्जरी कमोडिटीज है। थोड़ा बहुत भी अगर पीपल को फायदा मिलेगा, if people will get benefit little, then they will go for it, right? They will not wait, right? So these are the commodities which have highly elasticity, right? कि उसमें जो changes है, responsiveness है, वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, right? Then demand for having several uses. The product which have several uses can also affect the byproducts demand also, right? So if for example milk, right? तो मिल्क के बहुत सारे यूसेजेस हैं। बटर मिल्क बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, बहुत कुछ पनीर बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। अगर मिल्क का प्राइस में कुछ चेंजेस हुआ तो बाय प्रोडक्ट के प्राइस में भी चेंज होगा, राइट? तो अगर हमें बटर मिल्क की डिमांड का एनालिसिस करना है, उसकी इलास्टिसिटी निकालनी है, तो हम एग्जैक्टली निकाल तो सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वही है लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है उसी के प्राइस बढ़ गए, तो कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं, राइट? तो ये भी चीज है कि ये फैक्टर्स जो इसमें अफेक्ट करता है, दैट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट व्हिच हैव सेवरल यूजेस और वन और मोर यूसेजेस, राइट? देन टाइम इंटरवल, सी टाइम इंटरवल इज द थिंग कि अभी पीपल के पास अगर मान लीजिए अगर प्राइस हाई है और इन फ्यूचर अगर एस्टिमेट करते हैं कि प्राइस कम हो जाएगी, तो वो टाइम मैनेजेबल है। अगर टाइम अगर लंबा है तो मैनेज कर सकते हैं कि चलो हम बाद में लेंगे। अगर टाइम कम है, राइट, तो मैनेज नहीं कर पाएंगे कि चलो अभी ले लेना है, उसके बाद पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, right? So time interval can also affect. In your book, this is the 1 point only given. These are the 3 points only given. These are the sub points. ये अलग से मेंशन नहीं किया है आपके बुक में, ये निकाला है मैंने। Habits and tradition. Habits. अगर say for example अगर मुझे रोज चाय चाहिए, right? If I am used to drink tea, then I need this. उसके बिना मुझे मजा नहीं आता है, राइट? मुझे चाय चाहिए तो चाहिए, राइट? फिर उसके चाय के प्राइस चाहे कितने भी क्यों ना बढ़ जाए, राइट? तो उसके लिए मुझे फिर देखना नहीं है, मैं चाय की बजाय कॉफी नहीं पी सकता हूँ, राइट? क्योंकि मुझे चाय अच्छी लगती है, राइट? मुझे चाय से बेहतर लगता है, राइट? तो ये चीजें हैं कि मेरा टेस्ट है, मेरा प्रेफरेंस है, मेरी हैबिट्स हैं, वो नहीं बदल सकती। Whatever will be the price, but my habit will not change, right? My routine will not be changed. तो उसके लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टी जो है, जो चाय की अगर हम इलास्टिसिटी मेजर करने जाए, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि डिमांड जो है वो कम होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे जैसे बहुत सारे हैं जिसको चाय के बिना चलता ही नहीं है, दे विल पे फॉर इट, दे विल पे हायर फॉर इट, तो डिमांड तो वही की वही रहेगी। तो वो केस में हम एग्जैक्ट इलास्टिसिटी नहीं निकाल पाएंगे, राइट? से अनदर एग्जांपल इज ऑफ टोबैको, राइट? टोबैको के प्राइस पहले कितने थे, अभी कितने हो गए हैं, फिर भी डिमांड तो उसकी क्या है, वही की वही है। उसमें तो पिक्चर्स भी दिखाते हैं कि भाई इस वजह से आपको आपके शरीर को नुकसान होगा, कैंसर हो सकता है, फिर भी लोग यूज कर रहे हैं बिकॉज दे आर यूज्ड टू इट, बिकॉज दे हैव हैबिट, राइट? और वो हैबिट अब जाएगी नहीं, सो दैट्स व्हाई दे नीड फॉर दिस हैबिट्स टू सैटिस्फाई देयर नीड्स, टू सैटिस्फाई देयर हैबिट्स, राइट? तो ये हैबिट भी अफेक्ट कर सकती है। एंड ट्रेडिशन मींस कि कोई भी ट्रेडिशन सोसाइटी में चल रहा होता है, कि से फॉर एग्जांपल मैरिज है किसी के, राइट? तो
जो है हम गोल्ड परचेस करेंगे, राइट, तो उस वक्त हम गोल्ड के प्राइस को हम निगलेक्ट करेंगे कि भाई अभी इतना प्राइस है तो चलो ना बाद में ले लेंगे, तो भाई शादी तो पहले अभी है, राइट, तो वो टाइम पे फिर गोल्ड के प्राइस का बार्गेनिंग नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि पहले से अगर मैरिज तय है तो पहले से हम लेके रखें जब प्राइस कम हो, right, but within a period of 2 to 3 months or 4 months, if gold price will get higher and higher, then at that time we cannot say that कि अभी higher है हम बाद में लेंगे, right, तो ये जनरली मैरिज का इंडियन ट्रेडिशन है, उसका एग्जांपल दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशन हो सकते हैं, राइट, जैसे कि विंटर आता है तो विंटर में जो वुलन क्लॉथ्स है उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइस भी हाई होते हैं, तो उस टाइम पे हम ये कहने को नहीं बैठेंगे कि चलो अभी वुलन क्लॉथ्स के प्राइस हाई है हम समर में लेंगे, राइट, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट, सो एट दैट टाइम प्राइस विल नॉट अफेक्ट, right, so these are the factors that